चलिए, हम आपको पढ़ा रहे थे मैथमेटिक्स में दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम आपको फिजिक्स 2 चैप्टर पढ़ा के खत्म कर चुके हैं और मैथमेटिक्स भी आपको हम पॉलिनोमियल्स पूरा पढ़ा चुके थे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको हम इसको हल करने की विधि बता रहे थे। पहला कौन सी विधि था? ग्राफी विधि, हाँ, ग्राफिकल मेथड। दूसरा कौन सा था? बीजगणितीय विधि यानी एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, और बीजगणितीय विधि में कितनी विधियां थी? आपको 3 विधियां बताए थे। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूट करने वाला, विलोपन विधि एलिमिनेट करने वाला और वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, ग्राफी विधि में हम क्या करते थे? दो हमको समीकरण, रेखीय समीकरण मिलते थे दो चर राशि में। दो चर राशि मतलब 2 वेरिएबल रहते थे, एक्स वाई में, पी क्यू में, एम एन में। एक वेरिएबल नहीं रहेगा, एक चर राशि नहीं रहेगी। कितनी चर राशि रहेगी? 2 चर राशि कम से कम। ठीक है, और रेखीय समीकरण मतलब उसमें उसकी घात 1 रहेगी, घात उसकी 2 3 नहीं रहेगी। पॉलिनोमियल्स में पढ़ाए थे ना बहुपद में। चलिए ठीक है, तो ग्राफ बनाने पे हम क्या पाते थे कि एक सरल रेखा मिलती थी। जब भी हम रेखीय समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो क्या मिलता है? एक सरल रेखा। जब एक ही ग्राफ पेपर पे, एक ही पेज पे हम 2 रेखीय समीकरण का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको 2 सरल रेखाएं मिलती हैं। और जब 2 सरल रेखाएं मिलेंगी तो कितने प्रकार की स्थितियां बनेगी? 3 प्रकार की स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति है कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं यानी प्रतिच्छेद करती हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल देंगी, यूनिक सॉल्यूशन देंगी। ठीक है, अद्वितीय हल। और जब वे दोनों रेखाएं या वे दोनों लाइन एक दूसरे पे संपाती होती हैं यानी कोइंसिडेंट कर जाती हैं तो कितना हल देती हैं? ढेर सारे हल देती हैं, अनेक हल देते हैं ना। जब एक दूसरे पे संपाती हो जाते थे और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर चली जाती थी, कहीं भी नहीं काटती थी, पैरेलल रहती थी, तो कितना हल देती थी? कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और जब हम उन तीनों का, जब इन तीनों स्थितियों का जब हमने देखा सवालों को हल करके, तो हमने क्या पाया कि जो कोफिशिएंट थे एक्स के, वाई के, दोनों वेरिएबल्स या चर राशियों के, तो उनके कोफिशिएंट में क्या संबंध था, गुणांकों में क्या संबंध था। अगर 2 समीकरण हमको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 मिल जाते थे और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 मिल जाते थे, तो हमको इसके कोफिशिएंट का या गुणांकों का तुलना करके क्या पता चला था कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता था तो क्या होता था? दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी या इंटरसेक्ट करती थी, सॉल्यूशन यूनिक रहता था, अद्वितीय हल, केवल एक हल, एक बिंदु का निर्देशांक हमको मिलता था, जिसमें जो भुज होता था वो x की वैल्यू, जो कोटि होता था वो y का मान। ठीक है, चलिए, और दूसरा क्या था? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये कौन सी स्थिति थी? संपाती हो जाएंगे। संपाती मतलब ढेर सारा हल दे देंगे, संपाती मतलब ढेर सारा हल दे देंगे। तीसरी स्थिति क्या थी बेटा? संपाती मतलब कोइंसिडेंट, a1 अपान a2 b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब रेखाएं क्या चली गई? समांतर चली गई या तो पैरेलल चली गई। पैरेलल मतलब समांतर होता है, एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं किए, तो कितना हल होगा? कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इतना आपको हम पढ़ा दिए थे, ग्राफ खींचना आपको सिखा दिए थे। आज आपको हम बताएंगे कि 2 चर राशि वाले अगर रैखिक समीकरण हमको लीनियर इक्वेशन इस टाइप के मिलते हैं तो उसको सॉल्व करने का पहला जो प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो कैसे लगाते हैं, और दूसरा विलोपन विधि है यानी जो एलिमिनेशन मेथड है वो कैसे लगाते हैं। आपके इसमें वज्र गुणनखंड विधि तो दिया नहीं गया है, लेकिन हम फिर भी आपको उसको बताएंगे और इसके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप इसी के आधार पर सवालों को हल करेंगे। सबसे बड़ी बात कि हर सवाल में जो भी इस तरीके के व्यवहारिक टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसमें 2 स्थितियां या 2 शर्तें दी रहेंगी। उन 2 शर्तों के आधार पे आपको कितने समीकरण मिलेंगे? 2 समीकरण मिलेंगे और उन दोनों समीकरणों को आपको हल करना होगा। ठीक बेटा, चलिए, तो रेखीय समीकरण को हल करने की जो पहली विधि आपको हम बताने जा रहे हैं वो कौन सी विधि है बेटा? बीजगणितीय विधि में पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन विधि, या इसी को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बेटा, चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं कि एक वेरिएबल या एक चर राशि को एक साइड कर लेते हैं, फिर उसका मान उठा के दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक सवाल हम लेकर के आपको हल करके बताते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगता है। जैसे पहला समीकरण हम मान लेते हैं 7x - 15y = 2, 7x - 15y = 2, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है x + 2y = 3, x + 2y = 3। अच्छा, आप यहाँ से देखिए x को एक साइड करके अलग करना इस समीकरण में आसान दिख रहा है कि इस समीकरण में आसान दिख रहा है? इस समीकरण में आसान दिख रहा। तो समीकरण 2 में x को हम अकेले करते हैं, x को हम क्या करते हैं? अकेले करते हैं। तो x को अकेले करने के लिए 2y को इधर भेजना होगा। x = क्या हो जाएगा? 3 - 2y + 2y जाए क्या हो जाएगा? -2y। तो x को हमने अकेले कर दिया कि नहीं कर दिया? ठीक है, अकेले कर दिया ना। इसको लिख लो समीकरण 3। इस x का मान उठा के कहाँ रख दो? समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट किया ना, प्रतिस्थापित किया ना। यहाँ x का मान अगर हम ये रख देंगे तो ये पूरा समीकरण हमको किसमें मिल जाएगा? y में मिल जाएगा। ये भी y, ये भी y, तो y का मान निकल जाएगा। जब y का मान हमको निकल गया तो उस y का मान उठा के इसमें रख दो, तो इससे x का मान निकल जाएगा। और हमको यही तो निकालना था, हल करके x का मान और y का मान निकालना था। सबसे पहले क्या किया बेटा? दोनों समीकरणों में से जिस समीकरण में हमको आसान लग रहा हो उसमें x को या y को किसी को भी अकेला कर सकते हो। x को भी अकेला करके किया जा सकता है, y को भी अकेला करके किया जा सकता है। y को अकेला कैसे करेंगे? 2y = 3 - x और फिर 2y को अकेला करने के लिए 2 को कहाँ भेज देंगे? नीचे भेज देंगे। तो आ जाएगा y = 3 - x/2। लेकिन तब भिन्न में आ जाएगा। भिन्न में लिखोगे जोड़ गुणा भाग जोड़ घटाना में थोड़ा सा माथा पच्ची होगा, लेकिन इसमें भिन्न में नहीं लिखना है, सीधा लिख देना है। उसमें भी लिख करके आपको सिखाएंगे। तो x की वैल्यू आप उठा के कहाँ रखिए? इक्वेशन 1 में। तो x की वैल्यू रखने के लिए पहले तो 7 है, x के जगह पे आप क्या लिखेंगे? 3 - 2y, ऐसे कोष्टक बना के लिखिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद का ज्यों का त्यों उतार दीजिए। -15y = 2। ठीक है ना। अब इसका अंदर गुणा करिए, 7 × 21 -7 दूना 14y - 15y = 2। ठीक है बेटा, = क्या था? 2 था ना, यहाँ पे 3 नहीं था, 2 था। चलिए, तो 21 - 14 - 15 जुड़ के कितना हो गया? -14 - 15 दोनों माइनस माइनस है, यानी दोनों उधार वाले हैं, तो उधार उधार तो जुड़ जाएगा ना। क्या बन जाएगा? 29y, 29y = 2। ठीक है बेटा। अब चलिए, अब इस +2 को इधर लाइए, -2 -29y को उधर ले जाइए, +29y हो जाएगा। तो 21 - 2 = इधर जाकर के +29y हो गया ना। ये -29y इधर जाएगा तो +29y हो जाएगा ना। और 21 में से 2 गए, क्या आ गया? 19, 19 = 29y। तो y का मान क्या निकल गया? 19, ये 29 चला जाएगा नीचे, 19/29। ये y का मान निकला कि नहीं? 19/29। अब देखो इस y का मान उठा करके सोचो, ऊपर देखो, y का मान उठा करके इस समीकरण में रखेंगे तो x का मान आसानी से निकलेगा, कि इस समीकरण में रखेंगे तो x का मान आसानी से निकलेगा? इस समीकरण में रखेंगे ना, इसमें ज्यादा तमाशा दिख रहा। तो y का मान उठा के कहाँ रख दो? समीकरण 2 में। आप लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, putting the value of y in equation 2, x + 2, y की वैल्यू क्या है बेटा? 19/29 = 3। ठीक है, तो x + 2 का गुणा कहाँ होगा? अंश में होगा। 19 दूना 38, 38/29 = 3। x = 3, उस पलटे चला जाएगा, 38/29, यही ना होगा। अब 29 को क्या ले लो? एलसीएम ले लो, लघुत्तम। तो 29 का 3 में गुणा हो जाएगा ना। 29 3 क्या आएगा? 60, 9 × 87, मतलब
9 27 पूरा जोड़ के हो जाएगा 87 माइनस 38। 87 में से 38 घटाओ क्या आएगा, 49 आएगा। 49 बटा में 29। देखो सोल्यूशन आ गया ना। x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 49/29 और y का मान क्या आ गया 19/29। प्रतिस्थापन विधि समझे। हाँ, ये तो हम x को अकेला कर दिए, तो ये मान लिखे रहो। x का मान क्या है 49/29 और y का मान क्या है 19/29। ये हमने x को अकेला किया। अब चलो y को अकेला करके हम देख लेते हैं। किसको अकेला करके देख लेते हैं, y को अकेला करके देखते हैं, यही मान आना चाहिए ना। y को भी अकेला करके जो मान लिखे रहो, देखो यही मान आता है। चलो y को अकेला करो, तो इसमें 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स हो गया, या y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया। ठीक बेटा, तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, 1 में उठा के रख देंगे। ठीक है, तो 2 में ही मत रख देना, क्योंकि 2 ये से तो निकाले हो, यही मनवा उठा के इसी में मत रख देना। इसकी वैल्यू उठा के कहाँ रखोगे, क्या रखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 या y इन इक्वेशन 1। चलिए 7x माइनस 15, y की वैल्यू क्या है बेटा 3 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। y की जगह पे हमने क्यों 3 माइनस एक्स अपॉन 2 रख दिया, क्योंकि समीकरण 2 से हमने y का मान निकाला है, उठा करके किसमें रख दिया, समीकरण 1 में। इसी को तो प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रतिस्थापन मतलब किसी का स्थान ले लेना। कोई एक व्यक्ति बैठा है, इसके स्थान पे कोई दूसरा आ जाए, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इसका नाम ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बेटा, तो इस तरह की विधि को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। चलिए अब इसका गुणा करिए, 7x माइनस, अब अंश का गुणा करिए, 15 तिहाई 45 माइनस 15x बटे 2 बराबर 2। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया ना। अब देखो क्या करेंगे, इधर 2 को एलसीएम ले लो भाई, इसके बटे 1 लिख लो, इसके बटे 1 लिख लो, और क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, इस 2 का गुणा करोगे, 2 सत्ते 14x, क्या आ गया 14x माइनस 45 फिर माइनस 15x, ये माइनस 15x लिखा जाएगा। नहीं, ये कोष्टक है ना, जब माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस 45 हो गया, लेकिन जब माइनस का गुणा इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 15x। इसीलिए हम इसको नहीं लिखे थे। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 सत्ते 14x यहाँ लिखा, फिर जब ऊपर का इस वैल्यू को लिखने जाएंगे तो इसको आप क्या मानेंगे, कोष्टक मानेंगे। माइनस अंदर घुसेगा तो ये तो माइनस 45 होगा, क्योंकि माइनस का प्लस में गुणा होकर माइनस होगा, लेकिन माइनस का माइनस में गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15x हो जाएगा। तो बराबर क्या आ गया बेटा 2 आ गया, बराबर क्या आ गया 2 आ गया, यही आया था ना। अब 15 14 जुड़ के क्या हो गया 29x माइनस 45, ऊपर लिख दें क्योंकि नीचे जाएंगे तो दिखेगा नहीं ऑनलाइन वालों को। 15 14 29x माइनस 45 बटे 2 बराबर 2। ठीक है, अब इस नीचे वाले 2 का तिर्यक गुणा हो जाएगा ना, 2 दूना 4, 29x माइनस 45 बराबर 4। बोलो हो गया ना। अब 29x बराबर इस माइनस 45 को उधर ले जाओगे तो प्लस 45 हो जाएगा, 45 4 49, 45 4 क्या आ गया 49। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 49 बटे 29 नीचे चला जाएगा। यही तो उसमें भी आया था, यही ना आया था, कोई दूसरा आया था। उसमें हमने x को अकेला किया था, इसमें किसको अकेला किया, y को अकेला किया। y को अकेला करके मान रख दिया, और इस x का मान जो 49 बटे 29 है कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे। किसमें रख देंगे हम, इस समीकरण में, क्योंकि इसमें रखने से आसानी होगी हमको। x का मान रखो इसमें, समीकरण 2 में क्या हो गया 49 बटे 29 प्लस 2y बराबर 3। यहाँ से हमको y का मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंक वाला है उसको एक साइड कर लेंगे, यानी यहाँ 2y को छोड़ दो बेटा, 3 ये माइनस 49 बटे 29,
अब फिर यहाँ बटे 1 लिख करके क्या ले लेंगे 29 को एलसीएम। तो 1 29 है यहाँ 29, 29 का गुणा ऊपर करोगे तो क्या आएगा 87 माइनस 29 1 का 29, 1 का गुणा करोगे ऊपर 49, 87 में से 49 जाएंगे तो कितना आएंगे 38 बटे 29, यही ना आएगा 38 बटे 29। ये वैल्यू आ गई 2i बराबर 2i बराबर। अब जब y को अकेला करोगे तो 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, y बराबर 38 बटे 29 गुणे 2, यही ना होगा। इस 2 से ऊपर कटेगा कि नहीं, 2 का 2 19 दूना 38 कट गया तो क्या आएगा 19 बटे 29, यही वैल्यू आई थी ना उस तरीके से। तो प्रतिस्थापन विधि समझे कि नहीं समझे आप। प्रतिस्थापन मतलब 2 समीकरण दिए रहे किसी एक समीकरण से जिसमें आसान दिख रहा हो, x को या y को अकेला कर लो, फिर उस अकेले का जो वैल्यू आती है y की या x की उठा करके दूसरे वाले समीकरण में रख दो, फिर वो समीकरण एक वेरिएबल या एक चर राशि में मिल जाएगा। फिर उस चर राशि की वैल्यू जब आपको निकल जाती है तो वो वैल्यू उठा के दूसरे वाले में रख दो तो दूसरे वाले का मान निकल जाएगा। आसान है कि नहीं प्रतिस्थापन विधि। चलिए प्रतिस्थापन विधि के एक सवाल और करते हैं तो और चीजें समझ में आएंगी, और जब घर पे जाकर प्रैक्टिस करेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। सबसे आसान विधि होती है विलोपन विधि, वही विधि जिंदगी भर सब लगाता है, ये तो कहीं कहीं लगती है। चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ, क्वेश्चन है आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब टेलिंग हर डॉटर, आफताब कोई पिता है अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले, पूर्व मतलब पहले, 7। देखिए हम आपको सिखा रहे हैं कि समीकरण कैसे बनाया जाता है, समीकरण बनाना सीख गए फिर मजा आ जाएगा। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी आयु का था 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का मतलब कि अगर बिटिया 3 साल की थी तो आफताब कितने साल का था 21 साल का, 3 सते 21। अगर बिटिया 1 साल की थी तो बाप कितने साल का था 7 साल का, 7 गुना रहेगा ना। अगर बिटिया 10 साल की थी बाप कितने साल का था 70 साल का था, 7 गुना, ठीक है। अगर बिटिया 5 साल की थी तो बाप कितने साल का था 35 साल का, 5 सते 35, 7 गुना बोल रहा है ना कि 5 साल पहले, कि बोल रहा है कि आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आज से 7 साल पहले, जैसे हम बोल दें कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 साल पहले जाएंगे। अगर 7 साल पहले तुम 3 साल की रहोगी तो हम कितने साल के रहेंगे 21 साल के रहेंगे, 3 सते 21। हाँ चलो, अब उसके बाद दे रहा अब से 3 वर्ष बाद, यानी आज से कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, यानी आज से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आज से 3 साल बाद अगर तुम 10 साल की रहोगी तो हम कितने साल के हो जाएंगे 30 साल के, केवल 3 गुना आयु तुमसे ज्यादा मेरी रहेगी, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करिए। देखो कितनी मजे की बात है, जब भी उम्र की सवाल ऐसे आ जाए, सब बड़ा हो जाता है लेकिन इस सवाल को समीकरण में बदलना सबको नहीं आता है। गौर से सीखिएगा कि जब भी उम्र से संबंधित सवाल आ जाए सबसे पहले आप क्या मान लेते हैं कि माना वर्तमान उम्र, वर्तमान मतलब आज की उम्र क्या है हमारी, माना आफताब की आज की उम्र है x वर्ष और उसके पुत्री की उम्र क्या है y वर्ष, ठीक है। सबसे पहले मान लेंगे कि माना आफताब की कौन सी उम्र, वर्तमान उम्र, आज की उम्र, भाई पता तो है नहीं। माना आफताब की वर्तमान उम्र क्या है x वर्ष और पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है बेटा, पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है y वर्ष। ये तो आंख मूंद करके कर दो, जब भी दो लोगों का सवाल इस तरीके से दो कंडीशन के साथ आए तो आंख मूंद करके वर्तमान उम्र मान लो। उसके बाद वाला फंडा देखो, पहली लाइन में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व,
तो सबसे पहले तो 7 साल पीछे चले जाओ, सबसे पहले कहाँ चले जाओ, 7 साल पीछे चले जाओ। इसका मतलब 7 क्या कर दो, घटा दो। 7 क्या करोगे, घटाओगे। आज अगर हम 28 साल के हैं तो आज से 7 साल पहले हम कितने साल के रहेंगे, 21 साल के रहेंगे। क्या किया हमने, 7 घटा दिया। तो फिर इसके बाद दूसरी लाइन लिखो, 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र, 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र क्या रही होगी, यक्स में से 7 घटा दो। फिर क्या है, 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री का उम्र, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र क्या होगी बेटा, y माइनस 7 वर्ष। इतना लाइन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया ना, कि वर्तमान उम्र मतलब आज का उम्र मान लिए, और 7 साल पहले ये जो आज की उम्र में से 7 साल घटा देंगे तो 7 साल पहले का उम्र आ जाएगा। अच्छा बोल क्या रहा है, 7 साल पहले पुत्री की उम्र की 7 गुना था, पुत्री की उम्र का क्या था, 7 गुना। अब आप क्या करो, एक तरफ 7 साल पहले की आफताब की उम्र लिख लो, एक तरफ 7 साल पहले की पुत्री की उम्र लिख लो, ठीक है। अच्छा जैसे मान लो कि अगर हम कहते हैं कि आफताब अगर 21 साल का था तो पुत्री कितने साल की होगी, 3 साल की। तो भाई तब न 3 7 21 7 गुना, तब न आफताब 7 गुना होगा। अच्छा ये बताओ, इन दोनों को हम बराबर कब करेंगे, जब 7 का इसमें गुणा कर दें तब पुत्री की उम्र पिता की उम्र के बराबर हो जाएगी, या तो पिता वाले में 7 का भाग दे दें तो 7 त्रिका, तब पुत्री की उम्र के बराबर हो जाएगा। लेकिन बराबर कब लगाएंगे, जब या तो पुत्री वाले में गुणा करो या तो पिता वाले में भाग दो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पिता कौन है, x माइनस 7, पुत्री कौन है, y माइनस 7। तो पुत्री वाले में हम क्या करते हैं, 7 का गुणा करेंगे, अरे पुत्री में गुणा करेंगे ना, क्योंकि पुत्री की उम्र तो कम है, तो गुणा करेंगे तब न पिता की उम्र के बराबर होगा। तो देखो एक समीकरण आपको मिल गया, कैसे मिला, अब ये आप लिख लिए ना, अब इसको तोड़ो, x माइनस 7 इज इक्वल टू, ये 7 का अंदर गुणा करो, 7y माइनस 7 सते 49, ठीक है। अब एक्स वाई को एक साइड कर लो, यक्स 7y इधर आके माइनस 7y हो जाएगा, और माइनस 7 इधर जाके प्लस 7 हो जाएगा, माइनस 49। तो आ जाएगा यक्स माइनस 7y बराबर माइनस का 42। भाई प्लस का 7 है, माइनस का 49 है, तो माइनस का 42 ना जाएगा। एक इक्वेशन आपका मिल गया, यक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, एक इक्वेशन मिल गया ना। देखिए ऐसा समीकरण निकाला जाता है कि समीकरण आपको देगा नहीं, समीकरण आपको पता करना होगा। एक समीकरण ऐसे पता चल गया। अच्छा दूसरी लाइन क्या कहती है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब हम यहां मान लेंगे कि जो 3 वर्ष पूर्व लिखे हैं ना, वो लिख देंगे 3 वर्ष बाद, क्या लिख देंगे, इस लाइन को मिटा देंगे, इसका काम हो गया, एक समीकरण हमको मिल गया। तो लिख देंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र क्या हो जाएगी, x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र क्या हो जाएगी, y प्लस 3। क्यों x प्लस 3 y प्लस 3 हुआ, x उसकी आज की उम्र थी, वर्तमान उम्र मतलब आज की उम्र, और पुत्री की वर्तमान उम्र मतलब आज की उम्र। आज की उम्र से 3 साल बाद की उम्र क्या होगी, 3 जोड़ देंगे तब ना निकलेगी। बोल रहा है 3 वर्ष बाद वो अपनी पुत्री की आयु का केवल कितना गुना रह जाएगा, 3 गुना रह जाएगा। कितना गुना रह जाएगा, 3 गुना। मतलब अगर बिटिया 10 की है तो आफताब कितने साल का रहेगा, 30 साल का। बिटिया 20 की है तो आफताब कितने साल का रहेगा, 60 साल का, ठीक है। तो अच्छा अब एक तरफ हम लिख दें आफताब की 3 साल बाद की उम्र, एक तरफ लिख दें हम बिटिया की 3 साल बाद की उम्र। इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह कब लगाएंगे, जब बिटिया में हम 3 का गुणा कर दें या बाप में 3 का भाग दे दें, तब नहीं दोनों बराबर हो जाएगा। तो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है कि बिटिया वाले में गुणा कर दो, ठीक है। अब इसको तोड़ो, समीकरण मिल गया तुमको, x प्लस 3, इस 3 को अंदर गुणा करो, 3y प्लस 3 3 जा 9,
3 त्रिक का 9। अब 3y को इधर लाओ, x माइनस 3y बराबर ये प्लस 9 का 9 रहेगा, 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, 9 में 3 गए 6, x माइनस 3y बराबर 6। दूसरा समीकरण आया कि नहीं? पहला समीकरण क्या आया था बताओ तो? x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब देखो पहला समीकरण ये आया था, दूसरा समीकरण क्या आया? ये आया। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे? किसी एक में से x का मान निकाल लेते थे, किसी एक में से x का मान निकाल लेते थे और दूसरे वाले में उठा करके रख देते थे। चलिए इसको हल करके हम देखते हैं। इसको हम क्या करके देखते हैं? समीकरण तो दोनों मिल गया ना। ये उम्र वाली सवाल आपसे हम खूब कराएंगे। ये सवाल बड़ी मजेदार होती है और एग्जाम में भी खूब पूछी जाती है। पहला इक्वेशन आपको मिल गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। दूसरा इक्वेशन मिल गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 2 से x को अकेला करें कि y को अकेला करें? आसान किसको अकेला करना रहेगा? x को अकेला करना आसान रहेगा। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 3y। कौन सा आ गया? 3। समीकरण 3 से x का मान उठा के कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह पे लिख देंगे 6 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, अब देखो सब y में आ गया कि नहीं आ गया? 6। अब ये 3y में से 7y जाएगा तो क्या आएगा? ये माइनस का 7y है प्लस का 3y है, क्या आएगा? 4 नहीं, माइनस का 4y आएगा कदई। माइनस का 4y होगा ना, बराबर माइनस का 42। तो माइनस का 4y, इस 6 को इधर ले जाओ, 6 को किधर ले जाओ? इधर ले जाओ, क्योंकि अंक एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ। माइनस 42 माइनस 6 तो हो जाएगा माइनस का 48। माइनस 4y बराबर माइनस का 48। ये माइनस माइनस दोनों साइड से हट जाएगा। 4y इज इक्वल टू 48 या y इज इक्वल टू 48 अपॉन 4। 4 नीचे चला जाएगा ना, अब 4 से काटो, 4 1 का 4, 4 दूना 8। y का मान क्या आ गया? 12। y का मान क्या आ गया? 12। तो इस y का मान उठा के इसमें रख दो या इसमें रख दो। चलो y का मान उठा के कहाँ रख देते हैं? समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x माइनस 3, ये y की जगह पे क्या लिख देंगे? 12 बराबर 6। तो x माइनस 12 त्याई 36 बराबर 6। x बराबर 6 प्लस 36, 36 6 42। तो यानी x बराबर क्या आ गया? 42। y बराबर क्या आ गया? 12। ये x था क्या? x आफताब की वर्तमान उम्र थी। x आफताब की क्या थी? वर्तमान उम्र। इसका मतलब आफताब की वर्तमान उम्र क्या आ गई? 42 वर्ष। और पुत्री की वर्तमान उम्र क्या आ गई? 12 वर्ष। ठीक है, अब देखो इस तरह की सवालों की मजेदार चीज ये होती है कि जो आप आंसर लाए हैं ना, उस आंसर से क्वेश्चन की जांच कर लीजिए कि क्या हमारा आंसर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन ये कहता है कि ये तो वर्तमान उम्र आ गई कि 7 साल पहले जो आफताब की उम्र थी उसके पुत्री की उम्र की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। तो अच्छा, आज की उम्र आफताब की कितनी है? 42। 7 साल पहले इसकी उम्र क्या रही होगी? 35। अच्छा, आज की उम्र बिटिया की 12 है, 7 साल पहले कितनी उम्र रही होगी? 5। अब देखो इसका 7 गुना हुआ ना आफताब की उम्र, तो मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन, 3 साल बाद जो आफताब की उम्र होगी वो बिटिया की उम्र की कितनी गुनी होगी? 3 गुनी होगी। दूसरा कंडीशन दिया था 3 साल बाद आफताब की उम्र क्या हो जाएगी? 45। 3 साल बाद बिटिया की उम्र क्या हो जाएगी? 15। अब देखो बिटिया की उम्र का 3 गुना है कि नहीं है? 15 3 45। ठीक है, तो आज आप प्रतिस्थापन विधि पढ़े और प्रतिस्थापन विधि के आधार पे जो ये प्रश्नावली 3.2 में जो 1 से लेके 6 तक की सवाल है ये आप हल करके घर से आएंगे। ठीक है, फिर आपको इसके आधार पे और आपको बाकी की सवालें कल बताएंगे। ठीक है।